हाय एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 04। ये लिविंग वर्ल्ड का लास्ट लेक्चर होगा और इसके पहले वाला जो लेक्चर था लिविंग वर्ल्ड लेक्चर नंबर 03, वहाँ पर हम सातों टेक्सोनोमिक कैटेगरी को उसके हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज किए थे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए थे और उनको अलग अलग करके डिस्क्राइब किए थे। और जो एनसीईआरटी में उनके रिलेटेड सारे एग्जाम्पल दिए गए थे उनको भी हम एक टेब्यूलर फॉर्म में या फिर फ्लोचार्ट फॉर्म में डिस्क्राइब किए थे। आज हम जो एक लास्ट पार्ट हमारा बचा हुआ था जो कि है टेक्सोनोमिकल एड्स, उन सारे टेक्सोनोमिकल एड्स को आज हम अलग अलग करके डिस्क्राइब करेंगे या फिर उनके बारे में जानेंगे। तो फिर चलिए इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, एक कॉपी पेन और एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाए। मैं हूं शाहिन मजूमदार और आप देख रहे हैं स्टडी डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से रिलेटेड एक टॉपिक हमारा लास्ट क्लास में छूट गया था जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में टेबल 1.1 के नाम से दिया हुआ है। वहाँ पर दिया हुआ है कि ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। चलिए अभी इसे थोड़ा देख लेते हैं। ये पहले क्लास में छूट गया था, लास्ट क्लास में। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम या फिर डिवीजन। फाइलम पूरे एनिमल किंगडम के लिए या फिर पूरे एनिमल्स के लिए, डिवीजन हम लोग लिखते हैं प्लांट्स के लिए। चलिए पहले हम मैन को देख लेते हैं। अच्छा, ह्यूमंस का, मैन मतलब ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम क्या है या फिर साइंटिफिक नेम क्या है? हम सभी को पता है कि होमो सैपियंस। अच्छा, यहाँ पर होमो मैंने एच कैपिटल में लिखा हूँ और जो सैपियंस का एस है वो स्मॉल में है, क्योंकि आपको पता है कि जेनस का जो फर्स्ट लेटर होता है यूनिवर्सल लॉ के अनुसार वो कैपिटल में होता है और ये जो स्पीसीज का फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल में होता है। चलिए होमो सैपियंस हो गया, फिर जेनस क्या होगा? होमो। फिर इसका मैन का फैमिली क्या लिख सकते हैं? मैन का फैमिली लिखेंगे होमिनिडेई। फिर ऑर्डर क्या लिखेंगे मैन का? प्राइमाटा। फिर क्लास क्या लिखेंगे? क्लास लिखेंगे कॉर्डाटा। फिर फाइलम या फिर डिवीजन क्या लिखेंगे? मैमेलिया। तो फिर मैन को और एक बार बोल देते हैं कि होमो सैपियंस बायोलॉजिकल नेम हो गया, फिर जेनस होमो हो गया। इसको थोड़ा आप लोग ऐसे समझ लेना या फिर एनसीईआरटी से टेबल देख लेना और आपको बेटर समझ में आ जाएगा। मेरा यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए थोड़ा इधर उधर हो सकता है, मतलब थोड़ा ओवरलैप कर सकता है। चलिए, जेनस हो गया होमो, फिर फैमिली हो गया होमिनिडेई, हाँ, फिर ऑर्डर है प्राइमाटा, क्लास है कॉर्डाटा, मतलब हम लोग सब कॉर्डेट्स हैं। फिर फाइलम और डिवीजन, फाइलम हो गया मैमेलिया। ये मैन का क्लियर हो गया। फिर हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है या फिर बायोलॉजिकल नेम क्या है? मुस्का डोमेस्टिकाटा। अच्छा, मुस्का डोमेस्टिकाटा, मैंने ये नाम स्पीसीज का नाम ऐसे नीचे लिखा हूं। चलिए, तो फिर इसका जेनस नेम क्या होगा? मुस्का। फिर इसका फैमिली का नाम क्या होगा? फैमिली का नाम होगा मुसिडेई। फिर ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा डिप्थेरा।
फिर क्लास क्या होगा, क्लास होगा इंसेक्टा। फिर फाइनली फाइलम क्या होगा, फाइलम होगा आर्थ्रोपोडा। अच्छा, तो फिर इसका आप लोग समझ लीजिए और एक बार। मुस्का डोमेस्टिकाटा साइंटिफिक नेम है या फिर बायोलॉजिकल नेम है। जेनस है मुस्का जो फिर इधर लिखा है। फैमिली है मूसिडेई। डिप्थेरा हो गया ऑर्डर, इंसेक्टा हो गया क्लास, आर्थ्रोपोडा हो गया फाइलम। चलिए अब मैंगो को देख लेते हैं। मैंगो का साइंटिफिक नेम आप सभी को पता है, क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा मैग्नीफेरा इंडिका। अच्छा, मैग्नीफेरा इंडिका क्या, फिर जेनस नेम क्या होगा? मैग्नीफेरा। यहां पर दिखाई दे रहा है मैग्नीफेरा, हम लोग लिखेंगे मैग्नीफेरा। अच्छा, मैग्नीफेरा जेनस नेम हो गया। फिर फैमिली नेम क्या होगा? एनाकार्डिएसी। एनाकार्डिएसी फैमिली नेम हो गया। फिर ऑर्डर क्या होगा? सेपिंडल्स। इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। फिर क्लास क्या होगा? क्लास होगा डाइकोटाइलेडोनी। फिर फाइनली फाइलम क्या होगा? फाइलम होगा एंजियोस्पर्मी। तो फिर इसको और एक बार, मैंगो को और एक बार रिपीट कर देता हूं। मैग्नीफेरा इंडिका जो कि बायोलॉजिकल नेम है वो हो गया। फिर फैमिली होगा एनाकार्डिएसी। सेपिंडल्स हो गया ऑर्डर। क्लास हो गया डाइकोटाइलेडोनी। फिर डिवीजन हो गया, देखिए मैंगो प्लांट है, मैंगो के लिए डिवीजन पकड़ेंगे, डिवीजन हो गया एंजियोस्पर्मी। ठीक है। फिर लास्ट जो व्हीट बचा है, व्हीट का बायोलॉजिकल नेम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम बायोलॉजिकल नेम हो गया। फिर जेनस नेम तो फिर क्या होगा? ट्रिटिकम। फिर फैमिली नेम क्या होगा? फैमिली नेम होगा पोइल्स। फिर ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा पोएसी। फिर क्लास क्या होगा? व्हीट क्या है? मैंगो जैसे डाइकॉट है, व्हीट मोनोकॉट है, तो फिर हम लिखेंगे मोनोकॉटिलेडोनी। फिर जो फाइलम है या फिर जो डिवीजन है उसको हम क्या लिखेंगे? एंजियोस्पर्मी।
व्हीट को और एक बार बोल देता हूँ, ट्रिटिकम एस्टिमम जो है बायोलॉजिकल नेम हो गया, फिर जो जेनस है वो ट्रिटिकम है, फैमिली है पोएल्स, फिर ऑर्डर है पोएसी, क्लास है मोनोकोटिलेडोनी, और फाइलम या फिर डिवीजन है एंजियोस्पर्मी। तो फिर इस टेबल को अब आप अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये टेबल आपको पहले से ही बता दूँ, ये टेबल और जो टेबल पहले दिन का जो एग्जाम्पल दिया था, जो कि कैटेगरी का इंटेक्स एग्जाम्पल्स है, उसको जो फ्लो चार्ट फॉर्म में लिखा दिया था, ये टेबल और वो पर्टिकुलर फ्लो चार्ट आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से अक्सर ऐसे पूछ देंगे कि सपोज आपको आस्क कर लिया कि इन विच फैमिली डस मैंगो बिलोंग, या फिर इन विच ऑर्डर या फिर क्लास डस व्हीट बिलोंग। तो फिर आप अगर ये टेबल याद रहेगा तो फिर आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे, उस क्वेश्चन को, वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। चलिए लिख लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए रुकता हूं। चलिए, आई थिंक अभी तक आपका लिखना हो गया होगा, इसलिए मैं इसे मिटा देता हूं। तो चलिए अभी आप पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। अच्छा, बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी जो आपको लेक्चर नंबर 2 में आई थिंक पढ़ाया था, उसमें मैंने एक प्रोसेस का नाम बोला था आइडेंटिफिकेशन। हाँ, कैरेक्टराइजेशन फिर आइडेंटिफिकेशन। याद है आपको बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। तो फिर आइडेंटिफिकेशन जो कि सेकेंड स्टेप था, वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो भी नया एनिमल को फाइंड आउट कर रहे हैं या फिर जिस भी एनिमल का स्टडी करना चाहते हैं या फिर उसको रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, उसको एग्जिस्टिंग जो भी हम लोग डिस्कवर्ड स्पीसीज है या फिर डिस्कवर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उससे मैच कर लेते हैं। मतलब अभी बताइए मैच कैसे करते हैं? मैच करेंगे उसके अगर कुछ लिविंग फॉसिल्स रहे, उसके अगर कुछ स्पेसिमेन रहे, या उसके बारे में हमें पहले से पता हो, तभी हम मैच कर पाएंगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट करने के लिए या फिर उसके बारे में जानने के लिए। हाँ, तो फिर हम लोग पहले हेडिंग दे लेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। अच्छा, तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो भी चीज़ें, जो भी फॉसिल्स या फिर जो भी एविडेंस या फिर जो भी कुछ स्पेसिमेन हो जो कि हमारा स्टडी में हेल्प करे या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म में हेल्प करे, जो हमें नया ऑर्गेनिज्म का फाइंड आउट करना है या फिर कुछ नए ऑर्गेनिज्म को उसका बायोलॉजिकल नेम या फिर स्पेसिफिक नेम देना हो, तो फिर उस स्टडी में जो भी हम लोग का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पेसिमेन है या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिस्कवर्ड इंफॉर्मेशन है, वो सब चीज़ें जो उस स्टडी में हेल्प करे, उसको हम लोग कहेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। हम लोग लिख सकते हैं, मैं इंग्लिश वाले हिंदी में लिखता हूं, इंग्लिश में लिखता हूं, वो चीज़ें जो आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में हेल्प करे। उसको हम लोग कहेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। हम लोग लिख सकते हैं द एविडेंसेस
fossils, living animals, फिर specimens, which helps in the study of a particular organism is known as taxonomical aids. मतलब जो भी फॉसिल्स एविडेंस, लिविंग एनिमल्स, स्पेसिमेन जो कि ऑलरेडी हम लोग खोज चुके हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कवर्ड कर चुके हैं, वो सब चीज़ें जब हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के स्टडी में या फिर उसके आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में यूज़ करें तो उसे टैक्सोनॉमिकल एड्स कहेंगे। मतलब इन चीज़ों को टैक्सोनॉमिकल एड्स कहेंगे। अभी देख लेते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स का टाइप क्या है, मतलब कितने प्रकार के टैक्सोनॉमिकल एड्स हो सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं लिख दूंगा टैक्सोनॉमिकल एड्स। अच्छा, पहला टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या हो सकता है? पहला टैक्सोनॉमिकल एड्स होगा हार्बेरियम, फिर क्या हो सकता है? फिर होगा बोटानिकल गार्डन, फिर क्या हो सकता है? फिर होगा जू या फिर जूलॉजिकल पार्क, फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कीज, इन सभी चीज़ों को आपको स्पेसिफिकली या फिर अलग अलग करके डिफाइन किया जाएगा। रुक जाइए थोड़ा। कीज, फिर है मोनोग्राफ, फिर होगा कैटलॉग, फिर होगा फ्लोरा, हाँ यही कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं। जो कि फ्लोरा, मोनोग्राफ और कैटलॉग है वो आपके एनसीईआरटी के लास्ट पेज में एकदम दिया हुआ है, और ये सब हेडिंग देके ये 4-5 चीज़ें हेडिंग देके दिया हुआ है, पर जो फ्लोरा, मोनोग्राफ और कैटलॉग्स है
उनको लास्ट पेज में एकदम ब्रीफली दिया हुआ है, उसको भी बता देंगे। चलिए पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। चलिए आई थिंक आपका लिखना हो गया है, तो फिर मैं इसे मिटा देता हूँ। अभी चलिए देख लेते हैं एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में क्या क्या लिखा गया है। ये तो मैंने अपना थोड़ा आपको समझाने के लिए पूरा अपना नोट्स लिखा दिया, मतलब कैसे हम समझ पाओगे, पर एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लैंग्वेज में क्या लिखा है चलिए देख लेते हैं। चलिए एनसीईआरटी में लिखा गया है कि टैक्सोनॉमिक स्टडी of various organisms are useful in agriculture, forestry, cultivation of crops, वही एग्रीकल्चर में आ गया, इंडस्ट्रीज, मतलब टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर बोला गया हम लोग टैक्सोनॉमिक स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे तभी हम उसका जो रिसोर्स है या फिर उसका जो हेल्पफुलनेस है हमारे लिए, वो फिर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और इंडस्ट्रीज़ में हम लोग ले पाएंगे। जैसे कि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि पूरा फॉरेस्ट ड्रिवन होता है, मतलब उनका जो बेसिक रॉ प्रोडक्ट है वो फॉरेस्ट से आता है। फिर हमारे बहुत सारे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं, उनको कैसे ग्रो करेंगे वो भी हम लोग स्टडी करके ही पता चलेगा कि वो लोग कौन से डाइवर्सिटी में ग्रो करते हैं, कौन से टेम्परेचर कंडीशंस उन्हें ग्रो करने के लिए लगेंगे, वो भी हम उनके स्टडी करके ही पता चलेगा। फिर और लिखा हुआ है कि आइडेंटिफिकेशन इज ए 2-स्टेप प्रोसेस, या फिर आइडेंटिफिकेशन हम लोग 2 जगह पर कर सकते हैं। हम लोग आइडेंटिफिकेशन लैब स्टडी के रूप में भी कर सकते हैं और फील्ड स्टडी। मतलब हम लोग लैब में भी स्टडी कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म का, और हम लोग फील्ड में मतलब उसके एग्जैक्ट हैबिटेट में जाकर भी उसका बिहेवियर, उसका फूडिंग हैबिट और बहुत सारे कैरेक्टर्स हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। फिर और लिखा गया है कि स्टडी ऑफ actual plant specimen, एक्चुअल प्लांट स्पेसिमेन नहीं, सॉरी, मतलब स्पेसिमेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑफ द ऑर्गेनिज्म is essential and prime source of taxonomic study.
मतलब एक्चुअल प्लांट स्पेसिमेन, बार बार मैं प्लांट स्पेसिमेन बोल रहा हूँ, एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है? ऑर्गेनिज्म हो सकता है प्लांट्स और एनिमल्स बोथ, प्लांट्स या फिर एनिमल्स। हाँ, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के जो एक्चुअल स्पेसिमेन है उसको स्टडी करके ही हम लोग टैक्सोनॉमी का जो मतलब किसी का नेमिंग है या फिर किसी के बारे में जानना है उसको कर सकते हैं। इज एसेंशियल एंड प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी। उसका एक्चुअल स्पेसिमेन स्टडी करके ही हम क्या जान सकते हैं, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, उसका मॉर्फोलॉजी, यहाँ तक कि बहुत साइंटिस्ट जस्ट बॉडी स्ट्रक्चर स्टडी करके ही उसका फूडिंग हैबिट या फिर वो कितने साल पहले अर्थ में एग्जिस्ट करता था ये सब भी जान सकते हैं। प्री हिस्टोरिकल एनिमल्स के बारे में बता रहा था, ये सब भी जान सकते हैं। चलिए पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जाएंगे। अभी हम लोग एक एक टैक्सोनॉमिकल एड्स को पकड़ पकड़ के समझेंगे। चलिए, अभी हमारा जो पहला टैक्सोनॉमिकल एड्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम पढ़ेंगे हार्बेरियम के बारे में। चलिए हेडिंग दे लीजिए कॉपी में, हार्बेरियम। हार्बेरियम, हार्बेरियम क्या है? हार्बेरियम आपका पहले जिस्ट बता देता हूँ, थोड़ा ब्रीफ बताता हूँ। हार्बेरियम एक ऐसा पेपर है, मतलब उसको हार्बेरियम शीट्स कहा जाता है। हार्बेरियम बेसिकली है स्टोर हाउस ऑफ हार्बेरियम शीट्स, या फिर जो जहाँ पर भी हार्बेरियम शीट्स स्टोर किया जाता है। आपका देखेंगे एनसीईआरटी में एक अलमारी, 2-3 अलमारी का पिक्चर दिया हुआ है, मतलब वहाँ पर हार्बेरियम शीट स्टोर किया जाता है, इसलिए उस प्लेस का नाम है हार्बेरियम। हार्बेरियम शीट्स कैसा होता है? हार्बेरियम शीट्स एक ऐसे रेक्टेंगुलर साइज का, जैसे आपका कॉपी का पेज होता है वैसा ही एक शीट होता है, वो थोड़ा अच्छे क्वालिटी का होता है। वहाँ पर हम लोग प्लांट स्पेसिमेन को या फिर ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखते हैं, या फिर उसके स्टडी के लिए उसको स्टोर करके रखते हैं। चलिए, तो फिर हम लोग पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि हार्बेरियम के बारे में, it is the storehouse of collected plant specimen which are stored in the form of herbarium sheets। मतलब जैसे आपको बोला कि हार्बेरियम शीट्स के जहाँ पर स्टोर किया जाता है उसे हार्बेरियम बोलेंगे। फिर अब देख लेते हैं हार्बेरियम शीट्स एक्चुअल में कैसा होता है। चलिए, ऐसा एक रेक्टेंगुलर सा या फिर आपके कॉपी के पेज के जैसा एक शीट होगा। यहाँ पर लोअर राइट कॉर्नर में एक बॉक्स होता है। यहाँ पर सपोज कोई भी आप प्लांट स्पेसिमेन ले लीजिए, चलिए यहाँ पर एक लोअर राइट कॉर्नर में एक बॉक्स होता है।
उसे हम कहेंगे लेवल। बॉक्स नोन एज लेवल। अच्छा, फिर ये लोअर राइट कॉर्नर में होता है, इसको भी लिख देता हूं, लोअर राइट कॉर्नर। अच्छा, दिखाई दे रहा है लोअर राइट कॉर्नर में ये एक ऐसा शीट होता है जो कि, अब इस शीट का लेंथ भी लिख देता हूं, यहां पर होता है 41 सेंटीमीटर, यहां पर होता है 29 सेंटीमीटर, या फिर 16.5 इंचेस, या फिर 11.5 इंचेस। मतलब ये हर्बेरियम शीट का लेंथ हो गया कि 29.5 इंचेस ऊपर होगा, या फिर विड्थ होगा, और लेंथ में होगा 16.5 इंचेस। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, आप चाहे तो याद रख सकते हैं, वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन आता था जब भी एनटीए कॉन्डक्ट नहीं करता था। चलिए अभी हम देख लेते हैं इस बॉक्स में लिखा क्या होता है। यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है कुछ लिखने के लिए, ऐसे ही नहीं दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं अब इस बॉक्स में या फिर लेवल में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे लिए रहता है। gives information about पहला क्या देता है, डेट और प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, फिर देगा इंग्लिश लोकल और बोटानिकल नेम, इंग्लिश लोकल एंड बोटानिकल नेम। फिर देगा कलेक्टर नेम, मतलब कौन इसे कलेक्ट किया है, कौन इस प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है, कलेक्टर्स नेम। फिर देगा फैमिली नेम। ये सब चारों इंफॉर्मेशन हमें हार्बेरियम शीट्स के लेवल का जो बॉक्स है वहाँ पर मिल जाएगा। आपके लिए और एक बार बता देता हूँ, डेट और प्लेस ऑफ डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, मतलब कौन से डेट में कलेक्ट किया गया था और कहाँ से कलेक्ट किया गया था वो लिखा रहेगा। इंग्लिश नेम, मतलब जो स्पेसिमेन है उसका इंग्लिश नेम। लोकल नेम, जहाँ पर पाया जाता है उनके वहाँ पर लोकल एरिया में पीपल इसे कौन से नाम से बुलाते हैं वो चीज़। और बोटानिकल, जो कि आपको पता है साइंटिफिक नेम। फिर कलेक्टर्स नेम, कौन कलेक्ट किया था उसका नाम, और उस पर्टिकुलर प्लांट स्पेसिमेन का फैमिली का नाम भी रहेगा। चलिए पहले आप इसे थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर मैं और हार्बेरियम के बारे में थोड़ा बताऊंगा, और थोड़ा चीज़ें बाकी है, पहले इसे नोट कर लीजिए। फिर हम और चीज़ें हार्बेरियम के बारे में ये बता सकते हैं कि
लेट अस टेक एग्जांपल, आपके 3 सब्जेक्ट के बुक है या फिर आपके 4-5 सब्जेक्ट है उनका बुक है, इंग्लिश है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। आप क्या उन सभी बुकों को एक साथ मतलब मिक्सअप करके रखते हो? मतलब इंग्लिश के बुक के अंदर या फिर इंग्लिश के बुक के नीचे, टेक्स्ट बुक के नीचे उसका फिजिक्स का रेफरेंस बुक चला गया, या फिर केमिस्ट्री के बुक के नीचे उसका कोई और एक रेफरेंस बुक चला गया, क्या उसके अंदर मैथ का बुक घुसा दिए? ऐसे क्या होगा? आप सोचिए, अगर आप ऐसे बुक रखते भी हो तो फिर आपको कोई भी पर्टिकुलर बुक फाइंड आउट करने में या फिर लेने में प्रॉब्लम होगा। अगर आप ऐसे बुक रखो कि इंग्लिश का एक सेपरेट रो होगा, इंग्लिश के रो के अंदर पूरा इंग्लिश का ही बुक्स कॉपी जो भी वगैरह वगैरह है उसको रखेंगे। फिर अभी बायोलॉजी का बुक होगा, बायोलॉजी के बुक के या फिर रो के अंदर सिर्फ बायोलॉजी का डिफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक हो गया, कॉपी हो गया, जो भी हो गया रखेंगे। अगर आप ऐसे सेपरेट करके रो वाइज रखें तो फिर आपको फाइंड आउट करने में बहुत आसानी होगा। यहाँ पर भी अगर आप समझिए, एंजियोस्पर्म का 2 फैमिली है, मोनोकॉट और डाइकॉट। अगर आप मोनोकॉट और डाइकॉट को मतलब जो प्लांट स्पेसिमेन है या फिर ड्राइड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन है उसको मोनोकॉट के एक मोनोकॉट का पेज एक डाइकॉट का पेज के अंदर घुसा दिए तो फिर आपको फाइंड आउट करने में बहुत मेसी हो जाएगा, बहुत आपको दिक्कत होगा फाइंड आउट करने में। अगर आप ऐसे रखें कि एंजियोस्पर्म का अलग पूरा चीज़ है उसको और मोनोकॉट डाइकॉट उसके अंदर जो एंजियोस्पर्म के अंदर आता है उसको सेपरेटली हम लोग रखेंगे तो फिर हमारा जो फाइंड आउट करने में बहुत इजी होगा। आप लोग डिक्शनरी में भी देख सकते हैं, पूरा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिया होता है। किस लिए? हमारे कन्वीनियंट के लिए। इससे क्या होगा, एक टेक्निकल ऑर्डर में अगर अरेंज किया जाएगा चीज़ों को तो फिर क्या होगा, हमें ही मतलब फाइंड आउट करने में चीज़ें इजी होगा। हम लोग किसी भी चीज़ को हम लोग अगर मोनोकॉट, लेट अस टेक एग्जांपल, आई वांट टू स्टडी अबाउट अ मोनोकॉट प्लांट, तो फिर मैं एंजियोस्पर्म में जाऊंगा। अच्छा, एंजियोस्पर्म में 2 सेपरेट डिवीजन किया हुआ है या 2 सेपरेट डिवीजन में बुक्स या जो हार्बेरियम शीट्स है उसको रखा गया है। मैं मोनोकॉट्स में जाऊंगा, वो शीट निकालूंगा और उसका स्टडी कर लूंगा। वो पर्टिकुलर प्लांट में खोजने में या फिर फाइंड आउट करने में बहुत आसानी हो जाएगा। तो फिर इसी पॉइंट के रिलेटेड हम लोग लिख सकते हैं कि these sheets are arranged according to the universally accepted excellent accepted system of classification। मतलब आप कोई भी प्लांट स्पेसिमेन को या फिर कोई भी हर्बेरियम शीट्स को रैंडमली जाकर अरेंज नहीं कर दोगे। आप लोग एक पर्टिकुलर सिस्टम में जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो कि उधर का रूल्स है, उसके हिसाब से ही हम लोग हर्बेरियम शीट्स को अरेंज कर देंगे। हम लोग ऐसे जिम्नोस्पर्म के अंदर एंजियोस्पर्म का प्लांट स्पेसिमेन और एंजियोस्पर्म के अंदर जिम्नोस्पर्म का प्लांट स्पेसिमेन ऐसे रैंडमली अरेंज नहीं करेंगे। इससे हमें बहुत फाइंड आउट करने में बहुत या फिर स्टडी करने में बहुत दिक्कत होगा। तो फिर चलिए, ये एक चीज़ है। फिर हम लोग और लिख सकते हैं कि दिस एक्ट्स एज अ क्विक रेफरल
सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडी, इसको यहाँ पर नीचे ही लिख देता हूँ। मतलब लेटेस्ट एक मेरे पास एक प्लांट स्पेसिमेन आ गया, ठीक है, मेरे पास ये एक हार्बिडियम शीट्स है और ये एक प्लांट स्पेसिमेन है। मैं एक बार एक प्लांट स्पेसिमेन को स्टडी करूंगा या फिर देख लूंगा कैसा दिखता है, कैसा इसका फ्लोरल मॉर्फोलॉजी है, और फिर मैं हार्बिडियम शीट से क्रॉस मैच कर लूंगा, जो कि आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है। आपको पहले ही बताया, हार्बिडियम शीट्स मेरे पास प्रीवियसली डिस्कवर्ड है या फिर प्रीवियसली स्टोर्ड है। मैं जो नया प्लांट स्पेसिमेन मुझे मिला, मैं मैच कर लूंगा वो कौन से फैमिली में का है या फिर वो कौन से ग्रुप का है, मैं उसे क्रॉस मैच कर लूंगा। तो फिर हमें उस जो मैं देखना चाहता हूँ उस प्लांट स्पेसिमेन को इजीली स्टडी कर पाएंगे। अभी चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होता है हार्बिडियम शीट के फॉर्मेशन में, या फिर हम बोल सकते हैं हार्बिडियम शीट तैयार करने में हमें कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो फिर आप इसके अंदर ही एक सब हेडिंग दे लीजिए, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग हार्बिडियम शीट। आपके पहले देख लेते हैं आपके एनसीईआरटी में क्या बोला गया है। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, ड्राइंग या फिर ड्राइड, फिर हम करेंगे प्रेस्ड और प्रिजर्वेशन। मतलब पहले हम जो भी हमें प्लांट स्पेसिमेन मिलेगा उसको हम सुखाएंगे, फिर हम उसको प्रेस करेंगे, मतलब उसको एक क्या बोलूँ, एक कॉम्प्रेस्ड एनवायरनमेंट में रखेंगे, फिर हम उसका प्रिजर्वेशन करेंगे। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अभी हम और डिटेल्स में क्या क्या स्टेप हो सकता है, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, पहला स्टेप क्या हो सकता है, कलेक्शन। फिर दूसरा स्टेप क्या हो सकता है, ड्राइंग। फिर तीसरा क्या होगा, पोजीशनिंग। फिर फोर्थ स्टेप क्या होगा, माउंटिंग। फिर फिफ्थ स्टेप क्या होगा, स्टिचिंग। फिर फिफ्थ स्टेप क्या होगा, सिक्स्थ स्टेप होगा लेवलिंग। सेवन स्टेप क्या होगा, डिपोजिशन। तो फिर ये सभी स्टेप्स हैं जो हार्बिडियम शीट के फॉर्मेशन का। चलिए पहले देख लेते हैं ड्राइंग। ड्राइंग में क्या होता है, ड्राइंग में अपना हम पर्टिकुलर प्लांट स्पेसिफिकेशन को सुखा लेंगे,
उसको प्रॉपरली उसके अंदर जो भी मॉइस्चरस चीज़ें हैं, मॉइस्चर सब्सटेंस है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उसको सुखा लेंगे ऐसे। फिर पोजीशनिंग, हर्बेरियम शीट में प्रॉपरली हम उसको पोजीशन देंगे, मतलब ऐसे नहीं करेंगे कि जो बॉक्स है हर्बेरियम शीट का, एक प्लांट ऐसे जो लेवल है, मैं बताया था ये लेवल होता है, जो लेवल है उसके अंदर ही ऐसे प्लांट घुस गया, हाँ उसके अंदर प्लांट का एक पार्ट घुस गया, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर हम लोग करेंगे पोजीशनिंग हो गया। फिर हम लोग करेंगे माउंटिंग, इसको प्रॉपरली, इस प्लांट स्पेसिमेन को प्रॉपरली शीट में लगा लेंगे, एक प्रॉपर माउंट दे देंगे, एक सपोर्ट दे देंगे। माउंटिंग मतलब एक प्रॉपर सपोर्ट देना, ताकि ये प्लांट स्पेसिमेन यहाँ से एक पर्टिकुलर पोजीशन से ना हिले या फिर वो ना निकल के चले आए। तो फिर माउंटिंग आपको समझ आ गया, एक प्रॉपर सपोर्ट देना। फिर स्टिचिंग, इसको हम लोग प्रॉपरली ऐसे स्टेपल कर सकते हैं, ऐसे या फिर कोई एडेसिव से इसको लगा सकते हैं, पेज से लगाएंगे, मतलब जो हर्बेरियम शीट होगा उसके अंदर उसे लगाएंगे, स्टिचिंग। फिर लेवलिंग मतलब इसका प्रॉपर लेवल करेंगे कि ये पेटियोल है, ये लीव्स है, ये स्टेम है, हाँ इस प्लांट स्पेसिमेन का प्रॉपर हम लोग लेवलिंग करेंगे। फिर आ गया डिपोजिशन मतलब उस चीज़ को प्रॉपरली अब लोग क्लोज करके अभी रख देंगे कुछ दिन के लिए, ताकि ये पूरा प्रॉपर प्रेस्ड हो जाए या फिर प्रॉपरली वो सेटल डाउन हो जाए, उसे डिपोजिशन कहेंगे। तो फिर आप पहले इसे लिख लीजिए, हर्बेरियम हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम दूसरे टैक्सोनॉमिक एड्स में जाएंगे। चलिए पहले इसे लिख लीजिए। आई थिंक अभी तक आपका लिखना हो गया होगा, पॉज करके आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लिए होंगे। चलिए इसे मिटा देता हूं। अभी हम लोग जानेंगे बोटैनिकल गार्डन में, जो कि हमारा नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड्स होगा। चलिए बोटैनिकल गार्डन क्या है, आप लोग देख सकते हैं। बोटैनिकल गार्डन पहले बोल देता हूँ, ओन कौन कौन करता है। कॉलेज में पाया जा सकता है, स्कूल में पाया जा सकता है, फिर गवर्नमेंट इंश्योर्ड या फिर गवर्नमेंट एफिलिएटेड कुछ बोटैनिकल गार्डन्स भी हैं। अभी देख लीजिए बोटैनिकल गार्डन में क्या स्टोर किया जाता है। बोटैनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट स्पेसिमेन, हर्बेरियम में जैसे अब देखिए डेड प्लांट स्पेसिमेन, डेड ड्राइड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन हम लोग स्टोर करते हैं हर्बेरियम में। अभी कोई भी प्लांट जो लिविंग है उसको स्टोर किया जाता है बोटैनिकल गार्डन में। वो अभी देखेंगे कुछ कॉलेज में जिनमें बोटैनी का ऑनर्स का कोर्स होता है या फिर उसका मास्टर्स कराया जाता है, वहाँ पर कॉलेज के पीछे एक एरिया रहता है जहाँ पर कुछ वेरियस इंडिया के या फिर फॉरेन के बहुत सारे जगह के डिफरेंट रीजन्स या डिफरेंट डाइवर्सिटी से अलग अलग प्लांट लाके वहाँ पर ग्रो किया जाता है, टू ऑब्जर्व देम, टू ऑब्जर्व देयर ग्रोइंग पैटर्न, टू ऑब्जर्व देयर फोटो पीरियड या फिर फ्लावरिंग सीजन, बहुत कुछ हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं ऐसे। तो फिर पहले हम लोग हेडिंग दे लेंगे बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोटैनिकल गार्डन में हम लोग लिखेंगे इट इज अ प्लेस टू स्टोर लिविंग प्लांट स्पेसिमेन। मतलब लिविंग प्लांट को हम लोग ग्रो कराएंगे। चलिए फिर लिखेंगे इट इज ओन्ड बाय
स्कूल, कॉलेजेस, फिर गवर्नमेंट, इसे ओन करते हैं, मतलब स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया और गवर्नमेंट इसे ओन करते हैं। फिर हम लिख सकते हैं इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन purpose of a particular plant। मतलब मैंने जैसे बोला था कि आइडेंटिफिकेशन जो प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्स्ट में, उसमें हेल्प करेगा आइडेंटिफिकेशन पर्पस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट। फिर हम लिख सकते हैं जो कि क्रायो प्रिजर्वेशन, मतलब यहाँ पर बोटेनिकल गार्डन में और क्या हो सकता है, सीड को स्टोर किया जा सकता है या फिर क्रायो प्रिजर्वेशन हो सकता है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स क्रायो प्रिजर्वेशन। हो गया, ये क्रायो प्रिजर्वेशन में भी हेल्प कर रहा है। फिर हम लोग और लिख सकते हैं इट इन्वॉल्व्स या फिर इट इंडिकेट्स मतलब यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया होता है एक पर्टिकुलर प्लांट के नीचे या फिर पर्टिकुलर प्लांट में, एक ग्राउंड के अंदर। सपोज ये एक पर्टिकुलर प्लांट है और इसके इस साइड में एक टेबल फॉर्म में, एक बॉक्स में या फिर समझ लीजिए एक स्टिक में ऐसे ग्राउंड में गाड़ देंगे। यहाँ पर इसके प्लांट के रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन इस बॉक्स में दिया होता है। बोटानिकल गार्डन आप अगर विजिट किए होंगे, हम लोग तो जब छोटे थे तब तो मम्मी पापा के साथ जाते थे। हमारे इधर भी एक बोटानिकल गार्डन है, आपको अभी बताऊंगा उसके बारे में। तब जाते थे ठंडी के मौसम में और देखते थे बहुत सारे प्लांट स्पेसिमेन को। तो फिर इट इंडिकेट्स botanical या साइंटिफिक नेम और फैमिली नेम। मतलब यहाँ पर पहले बोटानिकल नेम भी रहेगा और जो स्पेसिमेन है उसका फैमिली नेम भी रहेगा। अभी देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ बोटानिकल गार्डन। एग्जाम्पल्स ऑफ बोटानिकल गार्डन।
पहला एग्जाम्पल होगा लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन, जो कि है लंदन में। आप बोलिए, बोल सकते हैं नाम लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन का। लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन है क्यू, जो कि है लंदन में। चलिए, लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन है क्यू लंदन। लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन है क्यू लंदन में। फिर होगा, हम लोग सेकंड में लिख सकते हैं इंडियन बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये इंडियन बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट किधर है? इंडियन बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, इंडिया। लखनऊ में इंडियन बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। फिर है थर्ड एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे नेशनल बोटानिकल गार्डन। नेशनल बोटानिकल गार्डन हावड़ा में ही है, जो कि मेरे घर से 3 घंटे का जर्नी है। वहाँ पर हम लोग सर्दी के समय पिकनिक करने के लिए बहुत लोग जाते हैं। चलिए, नेशनल बोटानिकल गार्डन। नेशनल बोटानिकल गार्डन जो कि है हावड़ा में, और हावड़ा कोलकाता के अंदर आसपास का ये एरिया है हावड़ा में। तो चलिए, बोटानिकल गार्डन पूरा कंप्लीट हो गया है। इसे जल्दी से आप नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक एड्स के तरह बढ़ेंगे, जो कि है म्यूजियम। म्यूजियम में क्या स्टोर किया जाता है? म्यूजियम में ड्राइड स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को स्टोर किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे अक्सर इसे गलती कर देते हैं कि म्यूजियम में सिर्फ एनिमल्स को स्टोर किया जाता है, या फिर ड्राइड या फिर डेड स्पेसिमेन ऑफ एनिमल्स को स्टोर किया जाता है। पर म्यूजियम में दो चीज़ें ही स्टोर किया जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही म्यूजियम में स्टोर किया जाता है। एनिमल्स को कैसे स्टोर करते हैं? एनिमल्स को आप लोग जानते हैं, डायनासोर का अगर स्केलेटन रख दिया, या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म का स्किन का पार्ट या फिर बोन रख दिया, वो उस हिसाब से स्टोर होता है। और प्लांट्स कैसे स्टोर होगा? प्लांट्स का हर्बिडियम में भी ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन स्टोर होता है, पर हर्बिडियम में शीट के फॉर्म में स्टोर होता है। अभी सपोज आप एक एग्जांपल लीजिए पाइनस का। पाइनस का मेल कोन होता है और फीमेल कोन होता है। अभी मेल कोन और फीमेल कोन को हर्बिडियम शीट में कैसे प्रिजर्व करेंगे, आप ये बताइए। वो तो ऐसे गोल सा होता है, ऐसे लंबा करके वो ऐसे होता है। तो फिर पाइनस का मेल और फीमेल कोन को स्टोर करने के लिए हमें ऐसे म्यूजियम में उसे फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में या फिर कुछ प्रिजर्वेटिव्स में रखा जाता है, जैसे कि वो फ्रेश रहे या फिर एज इट इज़ इंटैक्ट रहे।
एनिमल्स को भी वैसे ही रखा जाता है। एनिमल, छोटे एनिमल स्पेसिमेन को फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में रखा जाता है। बड़े एनिमल स्पीसीज को हम लोग क्या करते हैं, स्टफ्ड कर देते हैं या फिर उसके अंदर भूसा भर देते हैं ताकि वो उसका प्रॉपर एनाटॉमिकल शेप हमें दिखे, या फिर वो कैसा था उसके समय पे, या फिर वो अभी भी अगर एग्जिस्ट करता हो तो फिर वो कैसा दिखता है उसको एग्जैक्ट हमें पता चले। चलिए पहले हेडिंग दे लेते हैं म्यूजियम। म्यूजियम कौन कौन से बॉडीज ओन कर सकते हैं, मतलब कहाँ म्यूजियम सेटअप किया जा सकता है। स्कूल में किया जा सकता है, कॉलेजेस में किया जा सकता है, और गवर्नमेंट एफिलिएटेड बॉडी म्यूजियम को ओन करते हैं। सेट अप इन स्कूल, colleges, and by the गवर्नमेंट। इसे लिख देता हूं। अच्छा, फिर मैंने जैसे बोला प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन दोनों ही हर्बेरियम, दोनों ही म्यूजियम में स्टोर किया जाएगा। लिख सकते हैं इट इज अ स्टोर हाउस of collected या फिर डेड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज या फिर स्पेसिमेन, जो भी आप बोले। हाँ, फिर हम लोग लिख सकते हैं कि जो बड़े एनिमल्स हैं उनको कैसे स्टोर करेंगे। बड़े एनिमल्स को स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लार्जर एनिमल्स are often stuffed. Larger animals are often stuffed. फिर स्मॉलर एनिमल्स के बारे में क्या करेंगे। स्मॉलर एनिमल्स के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉलर एनिमल्स आर स्टोर्ड इन फॉर्मलिन सॉल्यूशन, आर स्टोर्ड इन फॉर्मलिन सॉल्यूशन। स्मॉलर एनिमल्स को हम लोग फॉर्मलिन सॉल्यूशन में ऐसे एक, आप लोग स्कूल में देखे होंगे, सभी स्कूल में तो आप ये चला आया है, ऐसे एक ग्लास जार में कोई भी स्मॉलर जो एनिमल्स है, सपोज कोई फिश है, इसको एक ऐसा एक स्लाइड होगा, इसके अंदर ही ऐसा एक स्लाइड होगा और वहाँ पर एक फिश का स्पेसिमेन का ही एग्जांपल ले लीजिए। ऐसे एक फिश, ऐसे यहाँ पर फॉर्मलिन सॉल्यूशन जो भी है वो दिया हुआ होगा,
इसके अंदर फॉर्मेलिन सॉल्यूशन, इस ग्लास जार के अंदर फॉर्मेलिन सॉल्यूशन दिया होगा और ये स्मॉलर एनिमल जो भी हो सकता है इसको ऐसे एक ग्लास लाइट के इसे बंधा होता है। हमारे स्कूल में तो ऐसा ही था, इसे बंधा होता है, ये ऐसे स्टोर किया जाता है फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में। और फिर हम लिख सकते हैं इंसेक्ट को कैसे स्टोर करेंगे। इंसेक्ट्स are stored in insect box. Insect box. इंसेक्ट बॉक्स में कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करेंगे? हम लोग प्रोसेस फॉलो करेंगे कलेक्टिंग, फिर हम लोग किलिंग कर देंगे, फिर हम लोग पिनिंग कर देंगे। मतलब 3 प्रोसेसेस इंसेक्ट के लिए फॉलो किया जाता है। पहले कलेक्शन किया जाता है, उस पर्टिकुलर इंसेक्ट का कलेक्ट कर लीजिए, जो भी हमको हमारा जिनका भी स्पेसिमेन हम लोग प्रिजर्व करेंगे उनको पहले हम कलेक्ट कर लेंगे, फिर हम लोग मार देंगे उसे। अगर वो जिंदा है तो उसे मार दीजिए, ठीक है। फिर उसको पिनिंग करना है। मतलब ऐसा सपोज एक इंसेक्ट का स्पेसिमेन है, उसे क्या करेंगे, पहले मारेंगे, कलेक्ट कर लिए इसे, फिर इसे अगर जिंदा है तो इसे मार दीजिए, कंप्लीटली खलास कर दीजिए, इसका काम कर दिए। फिर एक बॉक्स में पिन से इसको ऐसे स्टेपल कर देंगे कुछ कुछ जगह पर, जैसे ताकि ये मूव ना हो सके या फिर ये एक पर्टिकुलर पोजीशन से ना चले जाए इधर उधर मूवमेंट के वजह से। ऐसे तो मर ही गया है, पर एक पर्टिकुलर पोजीशन से जाते ना हिले, इसके लिए इसे ऐसे पिनिंग कर देंगे। तो फिर आप लोग देख लिए, लार्ज एनिमल के बारे में जान लिए, स्मॉल एनिमल के बारे में जान लिए और इंसेक्ट के बारे में भी आपको बता दिया। फिर और एक पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, plants and animals are stored as dried specimen. मतलब प्लांट और एनिमल को जिसको ड्राई करना पॉसिबल है, देखिए कुछ कुछ सैंपल के अंदर मॉइस्चर रहता है और जिनको ड्राई करना आवश्यक है, और कुछ कुछ एनिमल स्पेसिमेन के अंदर मतलब कुछ जैसे इंसेक्ट आता ही उतना बॉडी फ्लूइड उसमें नहीं रहता है, वो आता ही मतलब ड्राई स्पेसिमेन के हिसाब से ही है। पर कुछ कुछ स्पेसिमेन के अंदर बहुत सारा मॉइस्चर रहता है या फिर बॉडी फ्लूइड रहता है, जो भी बोल दीजिए, उसको हमें ड्राइड स्पेसिमेन के हिसाब से स्टोर करना पड़ेगा। तो फिर म्यूजियम आपका ख़त्म हो गया। अभी आप इसे जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट जो टैक्सोनॉमिक एड्स है उसकी तरफ जाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक एड्स जो कि है जू या फिर जूलॉजिकल पार्क। चलिए हेडिंग दे लीजिए, जूलॉजिकल पार्क। अच्छा, जू में क्या स्टोर किया जाता है? आप सभी ने जू तो गए ही होंगे। जू में लिविंग एनिमल्स को स्टोर किया जाता है।
कि क्यों स्टोर किया जाता है, क्या लगता है आपको? सिर्फ मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए ही एनिमल्स को स्टोर किया जाता है? अगर टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए स्टोर किया जाता है तो फिर तो सफारी पार्क्स भी है। जो इन सिटू कंजर्वेशन है वो भी बहुत सारे मीन्स है। जू का काम क्या है? जू इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, उसका बिहेवियर, उसका फूडिंग हैबिट्स स्टडी कर सके, या फिर वो उसका मतलब जो एनाटॉमिकल फीचर्स है उसको अच्छी तरह से स्टडी कर सके। तो फिर हम लोग लिखेंगे जू के अंदर इट स्टोर्स लिविंग एनिमल्स। फिर हम लिख सकते हैं इट इज अ मीन्स ऑफ एक्सिटू कंजर्वेशन। ये एक एक्सिटू कंजर्वेशन भी है। एक्सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है? हम एक लायन को, एक एग्जांपल लीजिए, लायन को उसके नेचुरल हैबिटेट जो कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से उठा के फॉरेस्ट जैसा ही एक एनवायरनमेंट में जू में रखते हैं। मतलब कंडीशन सिमिलर ही रहता है, कुछ मतलब जो उसका नेचुरल हैबिटेट है उसके सिमिलर कंडीशन में ही हम उसके हैबिटेट से उसको निकाल के एक आर्टिफिशियल कंडीशन में रखते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं एक्सिटू कंजर्वेशन। और इंसिटू कंजर्वेशन क्या है कि लायन के घर में ही लायन को प्रिजर्व करना या फिर प्रोटेक्शन देना, वो फिर हो जाएगा इंसिटू कंजर्वेशन। तो फिर इट एक्ट्स एज अ मीन्स ऑफ एक्सिटू कंजर्वेशन। फिर हम लोग लिख सकते हैं वी कैन स्टडी behavior or fooding habits of a particular animal। हम लोग एक पर्टिकुलर एनिमल्स के फूडिंग हैबिट्स, उसके बिहेवियर, वो कब अटैक कर सकता है और कब अटैक नहीं कर सकता, उसको स्टडी कर सकते हैं। फिर एक हो सकता है अगर आप जू में काम करते हो, आप लायन के पिंजरे में गए और उसको खाना देने के लिए एक बड़ा मीट का पीस देने के लिए उसको लायन के पिंजरे में आप गए। लायन को मीट पसंद नहीं आया, ये भी हो सकता है कि लायन आप ही को खा ले। मतलब लायन को आप जो खाना दे रहे हो वो लायन को पसंद नहीं आया, लायन आप ही को खा सकता है। ये सब बिहेवियर स्टडी करने के लिए भी जू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? ऑल द एनिमल्स इन द जू आर kept in conditions similar to their natural habitat। और एक बार इसे लिख देता हूं। तो फिर जूलॉजिकल पार्क भी खत्म हो गया।
लास्ट पॉइंट तो आपको पहले ही बता दिया था, जू में उनके सिमिलर जो उसका नेटिव हैबिटेट है उसके सिमिलर कंडीशन में ही एनिमल्स को रखा जाता है। मतलब अभी हमारे लिए ये क्लियर हो गया कि जू सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए नहीं है, उसको हम लोग एज अ मीन्स ऑफ स्टडी भी यूज़ करते हैं बहुत लोग। चलिए इसे लिख लीजिए। अभी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक एड्स जो कि है की। चलिए हम इसे की को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। की में पहले क्या होता है? पहले होता है दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स रहता है हर एक कीज़ में। और कीज़ में क्या होता है पहले यहाँ से ही बताता हूँ। देखिए इन सारे कैरेक्टर्स को देखिए, एक बार पढ़ लीजिए। सीड विथ 2 कॉटिलेडन एंड सीड विथ 1 कॉटिलेडन। फिर क्या दिया हुआ है? फ्लावर इज टेट्रामेरस एंड फ्लावर इज पेंटामेरस। फिर क्या दिया हुआ है? फ्लावर इज कलरलेस फ्लावर और फ्लावर कलर्ड फ्लावर। फिर क्या दिया हुआ है? बाइकार्पेलरी और मोनोकार्पेलरी। अब देखिए ये सभी जो ग्रुप है, ये सभी जो ग्रुप है, ये सभी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, सभी एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर ये होगा मतलब 2 कॉटिलेडन तो ये है 1 कॉटिलेडन, ये है टेट्रामेरस तो ये है पेंटामेरस। ऐसे ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सेट्स में रहते हैं। इन सभी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को हम कहेंगे कपलेट। अच्छा, इन सभी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को कपलेट कह दिए। और इस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में हर एक स्टेटमेंट को हम लोग कहेंगे लेड। हर एक स्टेटमेंट को की के मतलब एक कपलेट के अंदर हर एक स्टेटमेंट को हम लोग कहेंगे लेड। फिर अभी एग्जाम्पल के हेल्प से आपको अच्छी तरह से समझा देता हूं कि की क्या चीज है। देखिए पहले दिया हुआ है कि सीड विथ 1 कॉटिलेडन और सीड विथ 2 कॉटिलेडन। मेरे पास एक प्लांट स्पेसिमेन चला आया, मैं उसका कॉटिलेडन देख के समझ गया कि वो सीड विथ 1 कॉटिलेडन है या फिर सीड विथ 2 कॉटिलेडन है। फिर मैं अगर सीड विथ 1 कॉटिलेडन होगा तो मुझे 3 नंबर में डिटेक्ट किया जाएगा। अगर सीड विथ 2 कॉटिलेडन हुआ तो फिर मुझे 4 नंबर लेड में डिटेक्ट किया जाएगा। समझ में आया? अगर मैंने पाया, पहले ही ये दिया हुआ है, हाँ अगर मैंने पाया मेरे पास जो प्लांट स्पेसिमेन है उसमें सीड विथ 2 कॉटिलेडन है तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? मैं 3 में चला जाऊँगा। अगर मैंने पाया कि मेरे पास जो प्लांट स्पेसिमेन है उसमें सीड विथ 1 कॉटिलेडन है तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? मैं 3 नंबर लेड में चला जाऊँगा। फिर अगर 3 नंबर लेड में मैंने सपोज टेक एग्जांपल कि मेरे पास जो प्लांट स्पेसिमेन है उसमें 2 कॉटिलेडन है तो फिर मुझे 3 नंबर लेड में चला गया। फिर यहाँ पर भी डायरेक्शन दिया हुआ है, अगर फ्लावर टेट्रामेरस है तो फिर मुझे 6 नंबर लीड में जाना पड़ेगा। इस साइड में दिया हुआ होता है, वहाँ पर पूरा एकदम लिख के रखा होता है, उसी हिसाब से हम लोग उसको अरेंज कर लेते हैं। तो फिर अगर फ्लावर टेट्रामेरस है तो फिर हम लोग 6 नंबर लीड में जाएंगे। 6 नंबर लीड में क्या दिया हुआ है? फ्लावर और कलर्ड फ्लावर। और यहाँ पर सपोज एक फैमिली का नेम ब्रेसिकेसी यहाँ पर एक फैमिली का नेम दिया हुआ होगा। ठीक है, तो फिर सारे कैरेक्टर से, सारे डिफाइनिंग कैरेक्टर से हमें ये पता चल गया कि मेरे पास जो फ्लावर है वो ब्रेसिकेसी फैमिली में बिलोंग करता है। तो फिर हम लोग ऐसे ही कोई भी एक प्लांट स्पेसिमेन जो आपके पास है उसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। लेट अस टेक कि यहाँ पर सपोज 4th होता तो फिर यहाँ पर सपोज 5th दिया हुआ है। मतलब मेरे पास अगर एक कॉटिलेडन होता जो कि मैंने प्लांट स्पेसिमेन में, तो फिर मैं पेंटामेरस फ्लावर ले लेता।
पेंटामेरस फ्लावर में भी अगर मुझे जाना होता तो फिर मैं कलरलेस फ्लावर में चला जाता। फिर यहाँ पर से भी अगर मुझे डायरेक्शन दे देता 8 जाने को, मैं ये कोई हार्ड एंड फास्ट मतलब मैं कॉन्क्रीट एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, बस कि आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया भी नहीं हुआ है, सिर्फ स्टेटमेंट दिया हुआ है जो कि समझने में बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझा चाहता हूँ कि असल में क्या है। चलिए, अगर यहाँ पर 8 नंबर अगर दिया हुआ है तो फिर हम लोग 8 नंबर लेड में चले जाएंगे। यहाँ पर उसके फैमिली का नाम दिया होगा। यहाँ पर उस पर्टिकुलर प्लांट स्पेसिमेन जिसमें 1 नंबर कोटिलेडन है, हमें 8 नंबर लेड में उसका ट्रेस मिल गया। तो फिर इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिए, एक की का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिर हम लोग अभी देखेंगे कि एनसीईआरटी में एग्जैक्टली की के बारे में क्या लिखा हुआ है। चलिए पहले इसे नोट कर लीजिए। अभी चलिए देख लेते हैं कि की के बारे में एग्जैक्टली एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। चलिए, की होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। हम लोग प्लांट या फिर कुछ भी स्पीसीज को सिमिलरिटी, उसके सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस में जज करेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स को। मतलब सिमिलर एनिमल्स या फिर सिमिलर स्पीसीज को एक ग्रुप में रखेंगे और डिसिमिलर को अलग ग्रुप में रखेंगे। फिर बोला गया है बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर कपलेट। मैंने पहले ही एग्जाम्पल में बोला कि जो सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा वो कपलेट कहलाएगा। मतलब 2 सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, एक कपलेट में 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रहता है, उसको हम लोग कपलेट कहते हैं, उस सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को। रिप्रेजेंट अ चॉइस बिटवीन 2 ऑपोजिट ऑप्शंस। 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो तो ऑपोजिट ऑप्शन ही होगा, नहीं तो कैसे कॉन्ट्रास्टिंग हम कह रहे हैं। एक अगर मोनोकॉट है तो फिर एक डाइकॉट होगा, एक है टेट्रामेरस फ्लावर तो फिर एक है पेंटामेरस फ्लावर, ऐसे ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है तो फिर 2 ऑपोजिट ऑप्शंस होगा। 2 ऑपोजिट ऑप्शंस में हमें जज करना है कि हमारा जो गिवन प्लांट स्पेसिमेन है वो कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। फिर हम लोग देखेंगे दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। मीन्स हमारे पास एक कपलेट है, एक कपलेट में 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। हम लोग अगर आपको एक गिवन प्लांट स्पेसिमेन दिया गया, उसके एक कैरेक्टर मैच कर रहा है, सपोज टेट्रामेरस फ्लावर मैच कर रहा है, तो फिर पेंटामेरस फ्लावर को हम लोग क्रॉस लगा देंगे या फिर उसे हम नहीं चूज करेंगे, यही बोला गया है। तो फिर हम लोग क्या चूज किए, हम लोग टेट्रामेरस फ्लावर को चूज किए, पेंटामेरस फ्लावर को चूज नहीं किए, इसीलिए बोला गया है दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ वन। हम लोग एक कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेंगे, कपलेट में से एक कैरेक्टर को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, और रिजेक्शन ऑफ अदर, हम लोग एक कैरेक्टर को रिजेक्ट कर देंगे। फिर बोला गया है ई स्टेटमेंट इज द कपलेट इज कॉल्ड लीड। ई स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। कपलेट में 2 स्टेटमेंट रहेगा जो कि कॉन्ट्रास्टिंग होगा, उसमें से एक स्टेटमेंट को हम लोग कहेंगे लीड। मैं पहले भी बोला था ये बात, अभी देखिए क्या बोलता है। देयर आर सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, फैमिली, जेनस एंड स्पीसीज। मतलब हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के आइडेंटिफिकेशन के लिए, हर एक टैक्सोनॉमिक हायरार्किकल ऑर्डर में जो कि 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, उन हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए अलग अलग टैक्सोनॉमिक की प्रेजेंट है, या फिर टैक्सोनॉमिक की यूज किया जाता है उन अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के लिए। फॉर, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जेनस एंड स्पीसीज, फैमिली, जेनस एंड स्पीसीज, वी हैव टू यूज सेपरेट टैक्सोनॉमिक की। फिर हम लोग बोल सकते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस, मतलब उनके आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए हम लोग डिफरेंट टैक्सोनॉमिक की यूज कर रखे हैं। कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, एनालिटिकल इन नेचर, एनालिटिकल इन नटूरे। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं एनालिटिकल कैसे हुआ कि आपके पास एक प्लांट स्पेसिमेन प्रेजेंट है, उस प्लांट स्पेसिमेन को हम लोग
कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से मैच करके देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं उस प्लांट। हाँ, यहाँ पर टेट्रामेरस फ्लावर प्रेजेंट है, हाँ तो फिर यहाँ पर टेट्रामेरस फ्लावर मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पर अच्छा फ्लावर कलर्ड है, अच्छा फ्लावर तो यहाँ पर मुझे जो गिवन स्पेसिफिन है उसमें फ्लावर कलर दिख रहा है, तो फिर मैंने कलर्ड फ्लावर में मार्क कर दिया या फिर वो ऑप्शन चूज कर लिया। इसीलिए बोला है ये एक एनालिसिस ऑफ द प्लांट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, इसलिए बोला है कि कीज आर एनालिटिकल इन नाटूरे या फिर नेचर। तो फिर पूरा टेक्सोनोमिक एड्स जो सेक्शन था वो पूरा कंप्लीट या फिर कवर्ड हो गया है। अभी कीज के अंदर भी तीन चीज़ें हैं, मेनली तीन चीज़ें हैं, फ्लोरा, मोनोग्राफ और कैटलॉग। ये लिख लीजिए, फिर उसके बाद उसे समझाऊंगा। चलिए पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए हमारे कुछ आखिरी टेक्सोनोमिकल एड्स बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखिए पहला है फ्लोरा। फ्लोरा क्या बोलता है? फ्लोरा में बताया जाता है इट gives actual account for habitat and distribution of plant species. Habitat and distribution of plant species. ये चीज़ नोट कर लीजिए, फ्लोरा में कभी भी एनिमल स्पीसीज का जिक्र नहीं होगा। फ्लोरा में हर वक्त हम लोग प्लांट स्पीसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक बार रिपीट कर देता हूँ, फ्लोरा गिव्स एक्चुअल अकाउंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट ऑफ अ गिवन प्लांट स्पीसीज इन अ गिवन एरिया। मतलब एक एरिया में कोई भी प्लांट स्पीसीज अगर पाया जाए तो उसका जिक्र या फिर उसका नोटिफिकेशन हमें फ्लोरा में मिल जाएगा। फिर बोला गया है इट प्रोवाइड इंडेक्स टू दैट प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक ही बात है, पर्टिकुलर एरिया में जो भी प्लांट स्पीसीज हमें पाया जाएगा उसका इंडेक्स के रूप में फ्लोरा में स्टोर किया जाता है। फिर आ गया मैनुअल। मैनुअल क्या है, क्या बोला गया है? इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ अ स्पीसीज फाउंड इन अ एरिया। अभी देखिए मैनुअल में प्लांट भी इंक्लूड हो सकता है और एनिमल में भी इंक्लूड हो सकता है, पर फ्लोरा में बस प्लांट स्पीसीज का जिक्र रहेगा। मैनुअल में क्या है? इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ अ स्पीसीज फाउंड इन अ गिवन एरिया। हम मैनुअल से ये जान सकते हैं कि वो पर्टिकुलर स्पीसीज, वो पर्टिकुलर एनिमल या फिर वो पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज इस एरिया के अंदर एग्जिस्ट करता है भी या नहीं, हम उसका आइडेंटिफिकेशन उस रूप से कर पाएंगे। फिर आ गया मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या है? मोनो मतलब एक, मोनो सुन के ही मोनो मतलब मोनो प्लस ग्राफ। मोनो का मीनिंग क्या है? मोनो का मीनिंग क्या है? सिंगुलर। इट कॉन्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन, ऑफ एनी वन टैक्सॉन। एक ये मोनोग्राफ में हमें सिर्फ एक टैक्सॉन के बारे में ही इंफॉर्मेशन मिलेगा, इसे इट इज टैक्सॉन स्पेसिफिक। मतलब जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उनके अंदर भी हमें कोई भी स्पीसीज पकड़ लीजिए या फिर कोई भी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म पकड़ लीजिए, उसका सिर्फ एक टैक्सॉन का इंफॉर्मेशन मोनोग्राफ में दिया हुआ रहेगा। फिर कैटलॉग में आते हैं। कैटलॉग क्या बोला है? प्रोवाइड इंडेक्स फॉर द नेम ऑफ अ प्लांट स्पीसीज। हमें कैटलॉग में क्या मिलेगा? कैटलॉग में हमें प्रोवाइड इंडेक्स फॉर नेम ऑफ द प्लांट स्पीसीज। हमें कैटलॉग में क्या मिलेगा? कैटलॉग में हमें एक इंडेक्स मिलेगा जहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया का जो भी प्लांट स्पीसीज बिलोंग करता है वो हमें वहाँ पर मेंशन किया होगा। तो फिर आपका टैक्सोनॉमिकल एड्स का पूरा पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। सो आई थिंक आपने अभी तक इसे पॉज करके नोट कर लिया होगा। आई होप आज के लेक्चर के सारे नोट्स आपने अच्छे से नोट किए होंगे। अगर लेक्चर में किसी भी पॉइंट में डाउट हुआ होगा, अगर
कोई भी एक पॉइंट में डाउट हुआ होगा या कोई भी सेक्शन आपको समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ होगा तो फिर उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। कोई भी हिचकिचाना मत कीजिए, उसे कमेंट सेक्शन में पूरा मेंशन कर दीजिए। मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर के जो लास्ट पार्ट होगा उसमें कवर कर दूंगा। एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।